Hello everyone, welcome back to Vyas IAS, and this is your second chapter, National Income, next part of the video. Okay, आई होप इससे पहले का जो था आपको क्लियर होगा. हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक्स पढ़े थे इसमें. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट वीडियो में देखे, जिसमें हमने NFIA, ट्रांसफ़र पेमेंट, डेप्रिसिएशन, एंड इवन वी हैव सम लर्न सम फार्मूलाज ऑल्सो, इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह, ये सारी तरीके की चीज़ें हम लोगों ने देखी थी. सो इस वीडियो में हम लोग आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ कैपिटल आउटपुट रेशियो. ठीक है. सो अब देखिए, बात करते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो. देखो, सिंपल सी भाषा में इसको इस तरीके से समझिए. कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब क्या होता है? कैपिटल डिवाइडेड बाय आउटपुट. इस चीज़ का रेशियो ये दिखा रहा है. ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशियो. अब इसका मतलब क्या है? देखो, उससे पहले हम लोग देखेंगे कि आपको ये पता होगा मैथ्स में न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर अगर है, कोई भी वैल्यू अगर दो केस हो सकते हैं, या तो ज़्यादा या कम वाला केस. ज़्यादा कब होता है और कम कब होता है? देखो, ज़्यादा जब होता है जब न्यूमरेटर बढ़ रहा हो तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, है ना. कम कब, और या फिर डिनोमिनेटर कम हो रहा हो तो ये पूरी वैल्यू बढ़ती है. कम कब होती है वैल्यू? जब न्यूमरेटर कम होता है या फिर डिनोमिनेटर बढ़ता है. ठीक है. आप अल्फ़ाबेट कोई भी एग्जांपल लेके 5 ले लो, 5 न्यूमरेटर ले लो, डिनोमिनेटर में 2 ले लो. इनको चेंज करते करके देखते रहो, फ्रैक्शन चेंज होता रहेगा. ये मैथ से आप देख लीजिए. ठीक है. तो कैपिटल आउटपुट रेशियो हमें क्या बताता है कि कितना कैपिटल यूज़ कर रहे हैं एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए, कि कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट. 1 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए हाउ मच कैपिटल डू वी नीड. ठीक है, ये हमको ये बताता है. समझ आई? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कह रही हूँ कि इफ़ हमने कहा कि 1 लाख रुपए चाहिए टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. मैंने बोल दिया 100 आउटपुट बनाने के लिए, कोई भी यूनिट के 100 यूनिट बनाने के लिए मुझे 1 लाख रुपए चाहिए. तो कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो इट्स 1000. यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो 1000 है. वहीं अगर मैं बोल दूँ कि मुझे सिर्फ 50,000 रुपये चाहिए टू प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ आउटपुट. समझिए, पहले मैंने कहा मुझे 1 लाख रुपए चाहिए 100 यूनिट बनाने के लिए, यानी कि 1000 रुपये लग रहे हैं एक आउटपुट को बनाने के लिए. वहीं अगर मैं 50,000 ले लेती हूँ तो ये आ रहा है 500. तो अब एक सिंपल सी बात समझो यार, पहले हम 100 आउटपुट 1 लाख रुपये में बना रहे थे, और अब हम 100 आउटपुट 50,000 रुपये में बना रहे हैं. यानी कि एक आउटपुट पहले 1000 का बन रहा था और अब 500 का बन रहा है. दैट मीन्स इट्स अ गुड थिंग ना. तो यहाँ पे कैपिटल आउटपुट रेशियो था 1000, यहाँ पे कैपिटल आउटपुट रेशियो है 500. यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो कम हो गया. तो इसका मतलब कि एफिशिएंसी बढ़ी है, क्योंकि जहाँ पे सिर्फ हम लोग 1000 आउटपुट ही बना पा रहे थे, मतलब 1 लाख रुपये खर्च कर रहे थे, वहाँ हम 50,000 रुपये में काम कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी यहाँ बढ़ी. तो यानी कि हमेशा ऐसा ही डिज़ायर करती है हर एक प्रोडक्शन फर्म कि लो कैपिटल आउटपुट रेशियो हो, यानी कि कम कैपिटल में ज़्यादा आउटपुट बना सके. हाई, और ये कब पॉसिबल है? या तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, नहीं हमें कम चाहिए ना, तो न्यूमरेटर कम होना चाहिए, या फिर डिनोमिनेटर बड़ा. न्यूमरेटर कम होने का मतलब यही हो गया कि कैपिटल कम लगे, और डिनोमिनेटर ज़्यादा मतलब कि आउटपुट ज़्यादा आए. समझ आ गई बात? तो इसी को बोलते हैं हम लोग कैपिटल आउटपुट रेशियो. इसी से हमारा एक कंसेप्ट निकल के आता है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो. इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो. अब देखो, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है कि एक और एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल बनाने के लिए, एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल बनाने के लिए, एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल बनाने के लिए कितना एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट चाहिए. ठीक है, एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल बनाने के लिए कितना एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट चाहिए, वो हमको इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बताता है. ठीक है. सो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा. आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट एक कंसेप्ट पे चलते हैं, विच इज़ टाइप्स ऑफ गुड्स. देखो, ये इंपॉर्टेंट है. अलग अलग तरीके की गुड्स होते हैं, तो देख लेते हैं टाइप्स ऑफ गुड्स क्या है. ठीक है. पहला, रॉ मटेरियल. देखिए, रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल बेसिकली एक ऐसे गुड्स हैं
जिसको हम प्राइमरीली किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी भी गुड की प्रोडक्शन के लिए, किसी दूसरे गुड की प्रोडक्शन के इनपुट के लिए। रॉ मटेरियल मतलब ये हो गया ना हमारे लिए इनपुट की तरह वो काम आ रहा है, वो गुड्स जो बेसिकली हम लोग यूज़ कर रहे हैं किसी और गुड की प्रोडक्शन की इनपुट के फॉर्म में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जैम की मेरी फैक्ट्री है तो मेरे लिए जो फ्रूट्स है ये मेरे लिए रॉ मटेरियल की तरह एक्ट प्ले करेंगे रोल, तो वो होता है रॉ मटेरियल, आप समझते भी हैं, ठीक है। दूसरा इंटरमीडिएरी गुड। अब देखो इंटरमीडिएरी गुड क्या होता है कि इसमें कुछ थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग तो हो गई है, बट मतलब एक बार तो प्रोसेसिंग हम लोगों ने कर ली है, बट फिर से इसको किसी और गुड की प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो दोबारा इसको प्रोसेस किया जा रहा है, ठीक है। दोबारा इसको इनपुट की तरह ही यूज़ किया जा रहा है। जैसे शुगर हो गया, अब जैसे शुगर केन से शुगर तो बना ली, पहले तो शुगर केन रॉ मटेरियल है, फिर शुगर बना ली, तो शुगर हमारा इंटरमीडिएरी है। अगर कोई मिठाई वाला उसको फाइनल, क्योंकि मिठाई वालों के लिए तो मिठाई एक आउटपुट होगा ना, तो मिठाई में जब शुगर यूज़ कर रहे हैं तो वो उनके लिए इनपुट हो गया, तो वो हमारा इंटरमीडिएरी गुड होता है कि उसको एक बार तो प्रोसेसिंग हो गई बट वापस से प्रोसेसिंग की जा रही है, ठीक है। तीसरा होता है फिनिश्ड या फिर आप बोल दीजिए फाइनल गुड्स। तो ये वो गुड्स होते हैं जिसको अब कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है, अब वो फाइनल तैयार हो गया है, प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है, अब वो फाइनल कंज्यूमर उसको कंज्यूम करने के लिए तैयार हो गया है। अगर मैं कह रही मिठाई वाला है, मिठाई बेच रहा है, तो वो मिठाई जो रेडी हुई है, ये जो स्वीट्स हैं, ये क्या होंगे, फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ होंगे, तो इसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। समझ आई बात। नेक्स्ट जो होता है वो है कैपिटल गुड्स। देखो कैपिटल गुड्स वो यूज्ड होते हैं जो हम लोग फाइनल गुड्स बनाते हैं, उस फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। देखो कोई भी आप गुड बना रहे हो तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ऑफ कोर्स की बात है, तो रॉ मटेरियल हमने समझ लिया कि भाई गुड्स को बनाने के लिए चाहिए। अब गुड्स बनाने के लिए कुछ मशीनरी भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, तो वो जो कैपिटल होता है, जैसे कोई टूल्स हो गए, व्हीकल हो गया, मशीनरी हो गई, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इक्विपमेंट्स हो गए, ये कैपिटल गुड्स के अंदर आ जाते हैं जो फाइनल गुड्स की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। एंड ये जो ड्यूरेबल ये होते हैं, बेसिकली कैपिटल गुड ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है, और बट वियर आउट भी होते रहते हैं, ख़राब भी हो जाती है मशीन्स वगैरह, ठीक है। समझ आई बात। नेक्स्ट है कंजम्पशन गुड। कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे कि जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग हो गई, ठीक है, कोई सर्विसेज हो गई, जो हम अल्टीमेटली कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं, मैं जो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, मैं अगर कुछ, मेरे लिए कंजम्पशन गुड क्या है, जो चीज़ें मैं कंज्यूम करती हूँ, ठीक है, चाहे मैं कपड़े हो गए, खाना हो गया, तो वो मेरे लिए कंजम्पशन गुड हो गया है, ठीक है। फाइनल गुड वो गुड होता है जो ये अल्टीमेटली कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, हालांकि करता कंज्यूमर ही है, बट फाइनल गुड मतलब बन के तैयार हो गया, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं सेम है, ठीक है। तो अब एक सवाल जो आ सकता है मन में वो ये होता है कि कैपिटल गुड्स जो हैं उनको क्यों नहीं इंटरमीडिएट बोल रहे, हालांकि वो भी तो यूज़ किया जा रहा है फाइनल गुड की प्रोडक्शन के लिए। तो देखो यार फ़र्क है, कैपिटल गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स नहीं कहते हैं, क्योंकि कैपिटल गुड क्या करते हैं ना, प्रोडक्शन के लिए सपोर्ट करते हैं, मतलब दे सपोर्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, ठीक है, दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन के लिए सपोर्ट करते हैं, बट ये खुद ट्रांसफॉर्म होके कैपिटल गुड्स को सिर्फ सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, इनको ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाता फाइनल गुड्स में, बल्कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इसी की ही फॉर्म चेंज करके इसको फाइनल बनाया जाता है। स्वीट को मिठाई के अंदर डाल के मिठाई में कन्वर्ट किया जाता है, मशीनरी को मशीनरी से कुछ नहीं बन रहा, मशीनरी सपोर्ट के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, बट दीज इंटरमीडिएट गुड्स एंड दीज कैपिटल गुड डोंट गेट ट्रांसफॉर्म, ये कंज्यूमर्स के पास ही रहेंगे, मतलब वो गुड़ अगर बन भी गया, चीनी अगर बन भी गई, तब भी वो मशीन वैसी ही रहेगी, उससे हम और मिठाई बना सकते हैं, ठीक है। समझ आई बात। तो अगर कैटेगराइजेशन की बात करें सीधी और साफ शब्दों में, तो गुड्स होते हैं हमारे पास, गुड्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, ठीक है। फाइनल गुड्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक अब 2 गुड फाइनल गुड तैयार हो गए, या तो हम कंज्यूम कर रहे हैं, या हो सकता है वो मशीनरी वगैरह हम लोगों ने फाइनल बनाया, मशीनरी भी तो बन सकते हैं कैपिटल गुड। कंजम्पशन भी हमारे पास 2 तरीके के हो जाते हैं,
जो लंबे समय तक चलते हैं और जो पेरिशेबल हो गए, ठीक है, वन टाइम कंजम्पशन हो गई। जैसे आपका कॉलगेट है, कॉलगेट एक बार खुल गया तो फिर उसको ख़त्म करनी होती है आपको एज सुन एज़ पॉसिबल, मतलब 20 दिन 25 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो ख़त्म करनी है। मतलब एक बार उसको खोल लिया तो फिर वो यूज़ ही करना पड़ता है ना। ऐसे नहीं उसको आप 2 साल तक रख लो। पर कुछ कुछ होते हैं ड्यूरेबल, जैसे फॉर एग्जांपल घर में अलमीरा ला रहे हो आप, फ्रिज ला रहे हो, ड्यूरेबल है, कंज्यूम कर रहे हैं बट लंबे समय तक चल सकता है। तो इस तरीके से ये हम कह सकते हैं गुड्स की कैटेगराइजेशन। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा। अब एक चीज़ है जो मुझे करानी है। मेरे पास एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि आप लोगों में से कि जो नॉर्मल रेजिडेंट वाला कंसेप्ट है थोड़ा सा एक बार और डिटेल में समझना है। तो हम लोग थोड़ा सा, जिसको समझ आ गया वो इग्नोर कर सकता है, बट एटलीस्ट जिसको नहीं पता एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग बेसिकली हु ऑल आर टर्म्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। हु ऑल आर टर्म्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कि नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर कौन कौन आता है। ठीक है, ये हमको बात करनी है। सो लेट्स जस्ट सी कि किन लोगों को हु ऑल आर नॉर्मल रेजिडेंट। तो देखिए, नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर वो लोग आते हैं जो बेसिकली रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, हु ऑल ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन इंडिया, वो लोग होते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। एंड और नहीं है, एंड है, मतलब दोनों कंडीशन होनी चाहिए। एंड जो कमा भी यहीं रहे हैं, मतलब जिनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब अर्न भी यहीं कर रहे हैं, तो जिनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन इंडिया। मतलब अगर मैं इंडिया में रह रही हूँ, 1 साल से ज़्यादा भी हो गया हो और मैं कमा भी यहीं रही हूँ, तो आई विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ आया? तो ये ध्यान रखिएगा, एनी पर्सन हु इज़ रिसाइडिंग फॉर 1 year एंड मोर or more is considered as ordinary resident of India। हो सकता है कि ये रेजिडेंट इंडिया का सिटीजनशिप नहीं होल्ड करता हो। देखो, सिटीजनशिप क्या होता है ना, सिटीजनशिप हो गया भाई, जो बंदा जहाँ पैदा हो गया उसको वहाँ की सिटीजनशिप यूजुअली मिल जाती है। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में पैदा हुई तो मैं इंडिया की सिटीजन कहलाऊँगी। पर हो सकता है कि मैं मान लीजिए यूएस से आई हूँ और मैं यूएस से अब इंडिया शिफ्ट हो गई और मैं इंडिया में आके ही कमा रही हूँ, 1 साल हो गए, यहीं पे पैसा कमा रही हूँ, यहीं मेरी फैमिली रह रही है, तो मैं यहाँ की रेजिडेंट तो कहला दूँगी, बट मैं सिटीज़नशिप थोड़ी मेरे को मिल जाएगी क्योंकि मैं तो यूएस में पैदा हुई हूँ। तो सिटीज़नशिप तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा जहाँ का सिटीज़नशिप ले रखा हो, जहाँ का सिटीज़न हो, वहाँ का रेजिडेंट भी हो। समझ आ रही है बात? तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि हो सकता है कि नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो सिटीज़नशिप नहीं रखता हो इंडिया की। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, बट उस पर्सन का इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए कि जितनी भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा हो, चाहे जॉब कर रहा हो, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहा हो, वो इंडिया में ही कर रहा हो एज़ कम्पेयर टू दी, मतलब लाइक दूसरी जगह की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, साथ में नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर और कौन से लोग आ जाते हैं, इसमें वो लोग भी आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इंडियन जो काम कर रहा हो इंडिया की एम्बेसी में ही, मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया की एम्बेसी में ही काम कर रही हूँ, बट ऑफकोर्स ही बात है वो इंडियन की एम्बेसी का है, अब्रॉड में है। ठीक है, जैसे जिनको एम्बेसडर हम बोल देते हैं, तो हालांकि वो बंदा भी इंडियन ही है, काम भी इंडिया के रेजिडेंट के लिए कर रहा है, इंडिया की देश के लिए, क्योंकि इंडिया की एम्बेसी जो है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, तो देखा जाए तो वो काम तो देश के लिए ही कर रहा है और इंडिया के लिए ही कर रहा है और है भी इंडियन, तो वो भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, कोई भी फॉरेन सिटीज़न अगर इंडिया में रह रहा है, उसको 1 साल से ज़्यादा भी हो गए हैं, ठीक है, हो सकता है वो भी, मतलब कोई भी फॉरेन सिटीज़न इंडिया में आके रह रहा है तो ऑफकोर्स ही बात है यहीं कमा रहा होगा, यहीं कुछ कर रहा होगा, तो उसको भी माना जाएगा नॉर्मल रेजिडेंट। बट अगर कोई फॉरेनर सिर्फ इंडिया में आया है, कोई पढ़ाई करने आया है, स्टडी पर्पस, जॉब पर्पस के लिए आया, तो ऑफकोर्स इंडिया का हमारा नॉर्मल रेजिडेंट हो गया। बट स्टडी पर्पस से आ रहा है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से आ रहा है और ये इवन इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, वो नहीं माने जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, अगर 1 साल से ज़्यादा भी हो गया पर स्टडी के लिए, मेडिकल के लिए कुछ आया हो, तो वो नहीं माना जाएगा नॉर्मल रेजिडेंट।
नॉर्मल रेजिडेंट तब माना जाएगा जब वो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया के लिए ही हो। ठीक है, समझ आई बात। अब बात करें अगर कौन कौन नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर नहीं आता है, तो कोई भी फॉरेनर अगर इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, कोई भी इंडियन अगर इंडियन एम्बेसी के अंदर ही काम कर रहा है अब्रॉड में जो है, तो वो कहलाएगा ही कहलाएगा नॉर्मल रेजिडेंट। बट काम ही फॉरेनर कर रहा है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि अब्रॉड में ही है ना ये तो एम्बेसी। ठीक है, तो वो नहीं कहलाएगा। दूसरी चीज़, कोई भी फॉरेनर जो जैसे कि WHO के ऑफिस हो गया, IMF का ऑफिस हो गया, इन सब के लिए काम कर रहा हो जो इंडिया में लोकेटेड है तो इंडिया में है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ही WHO IMF इंडिया के अंदर ही है, पर काम तो फॉरेनर कर रहा है ना, तो वो फॉरेनर हमारे इंडिया का रेजिडेंट कैसे हो सकता है। ठीक है, समझ आई। कोई भी एम्बेसडर दूसरी कंट्री का अदर कंट्री का जो इंडिया में ही पोस्टेड है, ठीक है, वो भी नहीं माना जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट का अंदर नहीं आता। ठीक है, एम्बेसडर नहीं माना जाएगा। बट अगर हमारा इंडिया का कोई एम्बेसडर बाहर जाके इंडिया की एम्बेसी में काम कर रहे हैं तो हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, कोई भी फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो गए जो कि इंडिया में ही काम कर रहे हैं पर 1 साल से कम में ही हुए अभी, तो वो भी ऑफकोर्स की बात है, नहीं माने जाएंगे। ठीक है, मतलब ये चीज़ें आप समझ गए होंगे अब तो ये इस वीडियो में मैं इसको शॉर्ट रख के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी जैसे कि हम लोगों ने ये भी देख लिया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, और थोड़ा बहुत हमारे टॉपिक्स बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।